नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल व्यास आप सबका मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने NS के बारे में जाना कि NS क्या है, कौन सी डेट को आयोजित किया जाएगा और कौन कौन सी वर्ष को किया गया था इसका आयोजन और कौन कौन सी क्लास के लिए इसका आयोजन वर्ष 2021 में किया जाएगा और कौन सी सब्जेक्ट इससे रिलेटेड है, इसके बारे में हमने देखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है सीखने के उद्देश्य का वर्गीकरण। तो इस टॉपिक का नाम है ब्लूम के द्वारा दिए गए सीखने के उद्देश्य का वर्गीकरण। तो ब्लूम जिसका पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम या जिसको जे ब्लूम भी कहा जाता है, इस बेंजामिन ब्लूम जो 1956 में सीखने के उद्देश्य का वर्गीकरण दिया था, ये अमेरिका से रिलेटेड थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि किसी भी छात्र में सीखने के उद्देश्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं या 3 क्षेत्र में सीखने के उद्देश्य अधिगम क्षेत्र जो है वो 3 होते हैं। पहला होता है संज्ञानात्मक, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे, पहला होता है संज्ञानात्मक जिसे कोग्निटिव भी कहा जाता है। दूसरा होता है भावात्मक और तीसरा होता है क्रियात्मक या मनोक्रियात्मक। संज्ञानात्मक जो कि हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है, दूसरा होता है भावात्मक जो हमारे हार्ट या दिल से संबंधित होता है और तीसरा होता है मनोक्रियात्मक जो हमारी स्किल या क्रियाओं से संबंधित होता है। तो ब्लूम ने 3 अधिगम क्षेत्रों की पहचान की थी। पहला था संज्ञानात्मक, दूसरा था भावात्मक और तीसरा था मनोक्रियात्मक। वैसे ब्लूम ने संज्ञानात्मक के बारे में ही बताया था, लेकिन इसके बाद ब्लूम के 2 शिष्य और जुड़ गए थे और इसको आगे बढ़ाया था, जिसमें भावनात्मक और मनोक्रियात्मक 2 को बाद में शामिल किया गया था। तो आज हम संज्ञानात्मक क्या होता है, संज्ञानात्मक के और हम डिवाइड करें तो कितने हो जाएंगे, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक, इन तीनों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञानात्मक। तो जैसा कि मैंने बताया, संज्ञानात्मक का जो संबंध होता है वो हमारे मस्तिष्क से होता है और संज्ञानात्मक के भी 6 प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहले नंबर पर आता है रिमेम्बरिंग, याद रखना। दूसरे नंबर पर आता है अंडरस्टैंडिंग, समझना। तीसरे नंबर पर आता है लागू करना, जिसे अप्लाइंग भी कहा जाता है। चौथे नंबर पर आता है विश्लेषण करना। पांचवें नंबर पर आता है मूल्यांकन करना और छठे नंबर पर आता है रचना करना। तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक के भी 6 प्रकार और किए, जिसमें पहला था रिमेम्बरिंग, दूसरा था अंडरस्टैंडिंग, तीसरे नंबर पर था अप्लाइंग, चौथे नंबर पर था एनालिसिस और मूल्यांकन करना और रचना करना। ये 6 प्रकार ब्लूम ने दिए थे। इसके बाद मैं बात करूं तो याद रखना क्या होता है, समझना क्या होता है, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो आपके NS में क्वेश्चन पेपर बनाने के काम आएगी कि आप जो क्वेश्चन पेपर बनाओगे उसमें कितने प्रश्न इस याद रखने से संबंधित दोगे, कितने प्रश्न आपको अंडरस्टैंडिंग के देने हैं, ये सब इससे रिलेटेड है। इसके बाद बात करते हैं हम, ये दोस्तों देखो पहले नंबर पर है संज्ञानात्मक के बारे में ही फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। पहले नंबर पर है याद रखना, और याद रखना में भी देखो दोस्तों, अब कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रश्न याद रखने से संबंधित है। तो अगर उस प्रश्न में कोई पहचान ना आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि याद रखना में क्या क्या आएगा, पहचानना, सूची बनाना, उसके बाद वर्णन करना, पहचान करना, नाम बताना, स्थिति बताना और पता लगाना, ये सब जो है याद रखना अर्थात रिमेम्बरिंग से संबंधित है। जैसे कि प्रश्न आ जाए पौधे के विभिन्न भागों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ प्रश्न कह रहा है भागों को पहचान कर, मतलब उस सिर्फ भाग को आपको पहचानना है और फिर नाम लिखना है, अर्थात वो प्रश्न सीधा जाएगा याद रखना में। राजस्थान के जिलों के नामों की सूची बनाइए। तो सूची लिस्टनिंग, तो आपको लिस्ट बनानी है, इसका मतलब ये भी याद रखना में आ जाएगा। इसके बाद है वर्णन करना का क्या हो सकता है, तो अपने गांव के आसपास लगने वाले मेले का वर्णन कीजिए। आपको उस मेले का वर्णन करना, उस मेले के बारे में बताना है, तो वर्णन करना भी याद रखना में आता है। तो आप ऐसे ऐसे इन प्रश्नों की पहचान कर सकते हो। दूसरे नंबर पर है समझना। समझना में देखते हैं हम क्या क्या आता है। तो समझना में अर्थ निकाल पाना,
व्याख्या करना, उदाहरण प्रस्तुत करना, वर्गीकरण करना, सारांश लिखना, आशय या भावार्थ निकालना और तुलना करना, ये सब शामिल है। जैसे कि प्रश्न आ जाए 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो अर्थ लिखिए, ये अर्थ लिखना जो है ये अंडरस्टैंडिंग में आता है। इसके बाद प्रश्न आ जाए कि इस गद्यांश का सारांश लिखिए, तो सारांश लिखिए, ये भी या ये समझना में आता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है लागू करना। लागू करना या अप्लाइंग, इसमें कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। तो इसमें आते हैं उपयोग में लाना, क्रम से जमाना, प्रदर्शन करना और रचना करना। इसके अलावा ये चार ही है। जो पहला है उपयोग में लाना, यूजिंग, सिक्वेंसिंग, डेमोस्ट्रेट और कंस्ट्रक्ट, ये जो चार जो प्रकार है वो लागू करना में आते हैं। जैसे प्रश्न आ जाए कि ये भुजाओं के माप है, इस आधार पे आपको त्रिभुज की रचना करनी है, तो रचना करना जो है ये लागू करना में आता है, तो ये लागू करना में आ जाएगा रचना करना। इसके अलावा मान लो प्रश्न आ गया कि दलहनी बीजों का संग्रह कर कक्षा 5 में आप इसको चार्ट में बताइए या फिर ये कक्षा में प्रदर्शन कीजिए, तो प्रदर्शन करना ये भी लागू करना में आता है। तो फिलहाल हमने 3 पढ़े हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और लागू करना। रिमेंबरिंग में मैं आपको वापस बता देता हूँ कौन कौन से आते हैं। पहचानना, सूची बनाना, वर्णन करना, पहचान करना, नाम बताना, स्थिति बताना और पता लगाना, ये 7 जो है ये इसके अंदर आते हैं। इसके बाद है समझना। समझना में वापस देख लेते हैं क्या आता है। तो अर्थ निकाल पाना, व्याख्या करना, उदाहरण प्रस्तुत करना, वर्गीकरण करना, सारांश लिखना, आशय या भावार्थ लिखना और तुलना करना, ये 7 जो है समझना के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद लागू करना में 4 आते हैं, उपयोग में लाना, क्रम से जमाना, प्रदर्शन करना और रचना करना, ये 4 जो है ये आपके लागू करना में आते हैं। इसके बाद देखते हैं विश्लेषण करना। विश्लेषण करना, मूल्यांकन और रचना, ये आपके एनएस में इतने काम के नहीं है। यहाँ से आपको प्रश्नों का जो है वो टाइप नहीं देंगे। आपको प्रश्नों का जो टाइप है वो 3 ही होगा, आर, यू और ए। आर का अर्थ होता है रिमेंबरिंग, यू का अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग और ए का अर्थ होता है अप्लाइंग। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो फिलहाल ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है टेस्ट आइटम। तो ये टेस्ट आइटम क्या है? तो टेस्ट आइटम जो होता है वो किसी भी छात्र के मूल्यांकन का आधार बिंदु है। मान लो उस छात्र का आपको मूल्यांकन करना है, तो उस मूल्यांकन करने के लिए आप क्या क्या उसको दोगे? उसको आप प्रश्न दोगे। प्रश्न भी कैसे दोगे? ये तो जो भी आप उस मूल्यांकन के लिए आधार बनाओगे, तो वो जो आधार है वही होता है टेस्ट आइटम। तो फिलहाल हम देख लेते हैं टेस्ट आइटम क्या है। तो टेस्ट आइटम के परिचय में लिखा है, टेस्ट आइटम प्रश्न पत्र की वह गुणात्मक मूल इकाई है जिसका न केवल संबंध सीखने से होता है बल्कि सीखने के परिणाम से भी होता है। टेस्ट आइटम विद्यार्थी के अधिगम कौशल के मूल्यांकन करने का आधार बिंदु है। तो टेस्ट आइटम जो है ये मूल्यांकन का आधार बिंदु है। मतलब इस टॉपिक में आप ये देखोगे कि आपको कोई पेपर बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से सिद्धांतों का आपको पालन करना होगा, ये आप यहाँ पे देखोगे। तो उसके बाद जो है टेस्ट आइटम के प्रकार, टेस्ट आइटम के प्रकार में आप कैसे प्रश्न दोगे? तो इसने एक प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से उपग्रह है। पहले आपको प्रश्न दे दिया कि भाई इनमें से आपको उपग्रह की पहचान करनी है और ये 4 उपग्रह के नाम दे दिए, और नीचे ही इसने प्रश्न पूछ लिया कि उपग्रह क्या है समझाइए या उदाहरण सहित बताइए। तो देखो पहले तो आपको सिर्फ दिया है कि भाई इसमें से उपग्रह को पहचानिए, और दूसरे नंबर पर इसने दिया है कि भाई उपग्रह क्या होता है ये हमें बताना भी है आपको। तो टेस्ट आइटम के हम सिद्धांत देख लेते हैं कि पेपर बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो टेस्ट आइटम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, या फिर जो प्रश्न है वो 2 प्रकार के होते हैं। टेस्ट आइटम को आप प्रश्न भी कह सकते हो। प्रश्न 2 प्रकार के होता है। पहला होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरा होता है व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है जिसमें उस व्यक्तिनिष्ठ की मतलब व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं होती है। जैसे आप प्रश्न लिखोगे वैसे आपको मार्किंग होगी। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, अबसद वाले प्रश्न जो है MCQ, ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद खाली जगह भरिए, तो खाली जगह भरिए ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। निम्नलिखित को मिलाइए, सत्य असत्य, ये सब वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं होती है। कोई भी चेक करेगा, मान लो 2 परीक्षक है A और B, तो A भी उतने ही नंबर देगा जितने B ने दिए, और B। इन प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जांचने वाले की कोई भूमिका नहीं होती है। सब जांचने वाले एक जैसे नंबर देंगे। जैसे आपने उत्तर सही किया है तो पूरे नंबर है, और सही नहीं किया है तो 0 नंबर है।
इसके बाद है सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, दूसरे नंबर पर है व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न, अर्थात इसमें जांचने वाले की भूमिका होती है, मतलब जांचने वाला आपको उसके अनुसार नंबर दे सकता है। जैसे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, ये सब प्रश्न जो है ये व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों के अंदर आते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के बारे में हम देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के बारे में देखते हैं। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में इसने लिखा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों के प्रत्येक 4 या 4 से अधिक विकल्प दिए जाते हैं। तो 4 भी दे सकता है और आपको 4 से अधिक भी दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको 4 से कम भी दे सकता है, लेकिन कम से कम 4 देना जरूरी है, जिसमें से विद्यार्थियों द्वारा एक सही विकल्प की पहचान की जाती है। उदाहरण 2x2 का सही मान है 2, 4, 6, 8। तो यहाँ आप देख लो, इसने जो उत्तर को रखा है वो एक क्रम से रखा है, बढ़ते क्रम में, पहले 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8 लिखा। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर आते हैं। उसके बाद मिलान कीजिए का प्रश्न दे दिया, उसके बाद सही गलत का प्रश्न दे दिया। इसके बाद इसने व्यक्तिनिष्ठ के बारे में बताया कि व्यक्तिनिष्ठ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब एक अच्छा टेस्ट बनाने के सिद्धांत, मतलब हम कैसे एक अच्छा टेस्ट बना सकते हैं। तो जो पहला सिद्धांत है वो इसने दिया है, मैं आपको यहाँ सिर्फ सिद्धांत पढ़ के बताऊंगा, सिद्धांत के बारे में समझाऊंगा, फिलहाल प्रश्नों पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। सिद्धांत संख्या 1 कह रहा है कि प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर होना चाहिए, अर्थात आपको ऐसा प्रश्न नहीं बनाना है जिसमें एक से ज़्यादा उत्तर सही हो। जैसे कि यहाँ पे इसने बनाया था कि पक्षी घोंसले कहाँ पर बनाते हैं, तो इसका उत्तर है छत पर, पेड़ पर, रोशनदान में, नदी किनारे। तो इसके सब उत्तर हो सकते हैं, इसका मतलब ये एक सही प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट आइटम के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो सिद्धांत संख्या 1 है प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर होना चाहिए। टेस्ट आइटम संख्या 2, सिद्धांत संख्या 2 पर बात करते हैं हम। प्रश्न में डिस्ट्रैक्टर यानी बाधाएं या गलत उत्तर संकल्पनात्मक समझ की जांच करता है, मतलब बच्चा गलत उत्तर लिख रहा है तो हमें ये जांच करना है कि बच्चे ने गलत उत्तर क्यों लिखा है। जैसे आपने प्रश्न दे दिया 2 + 4 और उस बच्चे ने गलत उत्तर के रूप में 8 लिखा है, इसका मतलब ये है कि बच्चा अभी भी उस जोड़ के निशान को गुणा मान के चल रहा है। तो हमें उस का उपचार करना है, उसको समझाना है कि भाई वो जोड़ का निशान है, गुणा का निशान नहीं है, जोड़ का अर्थात उसको योग करना है। अब सिद्धांत संख्या 3 कह रहा है प्रत्येक प्रश्न में अच्छी तरह से परिभाषित टेस्ट उद्देश्य RUAS होना चाहिए। तो RUAS, R का अर्थ होता है रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक प्रश्न के उद्देश्य में ये होना चाहिए। सिद्धांत संख्या 4 कह रहा है कि प्रश्न आयु और ग्रेड के स्तर के होने चाहिए, अर्थात आप छोटे बच्चे के पेपर ले रहे हो तो प्रश्न उस ढंग से ही देने हैं, और बड़े बच्चों का ले रहे हो तो उसमें प्रश्न उस ढंग से ही देने हैं। तो प्रश्न आयु और ग्रेड के अनुरूप होने चाहिए। सिद्धांत संख्या 5 है कि निर्देशों की भाषा स्पष्ट, समझाने में आसान और संक्षिप्त होनी चाहिए। आप जो प्रश्न दे रहे हो या उसके निर्देश दे रहे हो तो उसकी भाषा जो है वो आपको एकदम स्पष्ट रखनी है और सही रखनी है, और संक्षेप मतलब कम से कम रखनी है। सिद्धांत संख्या 6 है विकल्प बढ़ते या घटते क्रम में होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था उसमें विकल्प भी थे 2, 4, 6, 8, तो वो एक बढ़ते क्रम में थे। इसके बाद सिद्धांत संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। सिद्धांत संख्या 7 कह रहा है निर्देशों, प्रश्नों और विकल्पों के मध्य अधिक स्थान नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अर्थात जो आप निर्देश दे रहे हो, प्रश्न दे रहे हो और जो विकल्प दे रहे हो उसमें ज़्यादा गैप बीच में नहीं छोड़ना है। जैसे इसने यहाँ पे प्रश्न दिया तो देख लो एक समान गैप इसने यहाँ पे छोड़ा है। सिद्धांत संख्या 8 कह रहा है प्रश्न में व्याकरणिक त्रुटियां नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है इसने कि प्रश्न में जो है वो व्याकरण की त्रुटियां आपको नहीं, क्योंकि व्याकरण की त्रुटियां जो है एक शिक्षक को शोभा नहीं देती है। सिद्धांत संख्या 9 जो है वो कह रहा है प्रश्न में दिए गए चित्र जो है वो स्पष्ट होने चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो अच्छे से नामांकित भी होने चाहिए। कभी याद करे जो जमाना माटी।
जैसे इसने यहाँ पे प्रश्न में अमीबा का चित्र दिया है, तो देखो चित्र एकदम से स्पष्ट है और चित्र का केंद्रक क्या है और केंद्रक द्रव्य क्या है वो भी इसने यहाँ पे स्पष्ट किया है। तो ये यही कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए चित्र स्पष्ट होने चाहिए और आवश्यकता पड़े तो उसे नामांकित भी करे। इसके बाद सिद्धांत संख्या 10 कह रहा है कि प्रश्नों के लिए संबंधित कौशल और उप कौशल जो है स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्नों के लिए आप जो स्किल लगा रहे हो वो और सब स्किल जो है वो एकदम से आपको स्पष्ट करना चाहिए। इसके बाद जो है सिद्धांत संख्या 11, आसान परिचित नाम और शब्दों का ही प्रयोग प्रश्नों में किया जाना चाहिए। अर्थात जो प्रश्नों में शब्दों का प्रयोग कर रहे हो वो बच्चों के परिचित शब्द जो है वो होने चाहिए। सिद्धांत संख्या 12 कह रहा है कि प्रश्न या अनुच्छेद में दिए गए तथ्य और विवरण पुराने नहीं होने चाहिए। अर्थात प्रश्न में जो आप विवरण दे रहे हो वो विवरण पुराने नहीं होने चाहिए, एकदम लेटेस्ट विवरण जो है वो आपको वहाँ पे देने हैं। इसके बाद ये बता रहा है बाधाएं क्या होती है। तो जैसे इसने यहाँ पे बाधाओं को समझाने के लिए एक प्रश्न दिया है, नीचे दी गई आकृतियों में आयत की पहचान कीजिए, 4 दिए है और ये कह रहा है अगर बच्चा अ भरता है तो इसका मतलब ये है कि आयत में कितनी भुजाएं होती है ये इस बच्चे को नहीं पता। अगर बच्चा ब भरता है तो इसका मतलब ये है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये उस बच्चे को नहीं पता। अगर स भरता है तो इसका मतलब यही है कि आयत में 4 भुजाएं होती है, ये उस बच्चे को नहीं पता है क्योंकि वो स त्रिभुज वाला सही कर रहा है। और द भर रहा है, इसका मतलब वो एकदम सही उत्तर कर रहा है। तो ये होती है बाधाओं का अर्थ। फिर भी एक उत्तर प्रश्न और ले लेते हैं अपन। ये इसने उपकरण दिया और पूछा है कि ये उपकरण क्या है। तो अगर बच्चा ए भरता है इसका मतलब उसको स्थानीय वाद्य यंत्रों की समझ नहीं है, क्योंकि ए है सितार और ये तो सितार नहीं है, ये तो ढोलक है। इसका मतलब उस बच्चे को समझ नहीं है स्थानीय वाद्य यंत्रों की। बी भरता है इसका मतलब सही लिखा है, उसको स्थानीय वाद्य यंत्रों की समझ है। सी भरता है इसका मतलब उसको स्थानीय वाद्य यंत्रों की समझ नहीं है। और डी भरता है इसका मतलब उसको ढोलक और तबले में अंतर नहीं पता है। इसके बाद इसने यही दिया है ये बाधाओं क्या है और